Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुशामदीद. Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football. And oh boy, what a week this has been, especially the midweek matches in the Champions League and the Europa League as well. Who would have thought कि लग रहा ये है कि आर्सेनल का ये साल है. They can't put a foot wrong. जो टॉप ऑफ द क्लैश हम कह सकते हैं यूरोपियन टीम्स का हुआ बिटवीन आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख. उसमें आर्सेनल pretty much dominated the entire match and won that match, and Bayern Munich उन्होंने शिकस्त दी. उसके साथ साथ उसी के बिल्कुल बरक्स who would have thought कि लिवरपूल पिछले साल की प्रीमियर लीग चैंपियन एंड ऑल्सो जो एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग स्टेज था उसकी टॉप क्वालिफाई करने वाली टीम इस वक्त 13th पोजीशन पे है, अपने होम पे लगातार मैचेस हारी और इस दफ़ा PSV आइंडहोवन से अपने ही घर पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. क्या हो रहा है लिवरपूल के साथ, nobody knows. I guess even the management at this point does not know as well, but let's hope things turn around for them. उसके साथ साथ PSG, the defending champions, उन्होंने अपना मैच जीता. लेकिन एक और इंग्लिश टीम which pulled an upset, this is Chelsea who beat Barcelona convincingly. In fact उनके काफ़ी गोल्स डिसअलाउ हुए थे, तो पता नहीं क्या स्कोर लाइन हो जाती है. डिस्पाइट द फैक्ट कि बारसा जो है 24 मैचेस के बाद ये पहला मैच था उनका जिसमें वो उनको कोई भी गोल नहीं स्कोर कर सके. और हैंजी फ्लिक के लिए पहली बार था अपनी किसी भी टीम के साथ चैंपियंस लीग में दैट हिज साइड वाज नॉट एबल टू स्कोर. बात करते हैं रियल मैड्रिड की, तो वहाँ एम्बापे एक ही मैच में जो है 4 गोल स्कोर कर देते हैं एंड दे विन ओवर ओलंपियाकोस. बट आर रियल मैड्रिड प्लेइंग एट देयर बेस्ट? आई डोंट थिंक सो, नॉट एज येट. ये सब हम डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स एंड ऑन माय left and ever smiling Usman Malik sir, how are you? All well? अल्तमश ये बड़ा थोड़ा सा पॉज से पता चल गया कि not is all is not well. Exactly, बिल्कुल. मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि स्लॉट और लॉस्ट की जो है क्या उसमें डिफरेंस क्या है. उनको जो है वो स्पेल करने में देखा जाए तो वर्ड्स तो दोनों के पास एक ही है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो स्पेशली फॉर लिवरपूल, जिसने अपने 12 में से 9 मैचेस हारे हैं. और 1953 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि 3 गोल्स के मार्जिन से 3 consecutive मैचेस और 2 उसमें से होम. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन, क्राइसिस है. और मैं समझता हूँ कि जो भी लिवरपूल की हायरार्की है उनको चाहिए कि दे शुड टेक अ डिसीजन नाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स 13वीं पोजीशन वहाँ पे चैम्पियंस लीग के अंदर भी जो है वो कोई इतने अच्छे हालात नहीं लग रहे. PSV रियल मैड्रिड को हरा दिया, एस्टन विला को हरा दिया, लेकिन फिर ऐसी टीम्स हैं जिनको बड़ी बासानी हरा सकते थे. वो सिचुएशन काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है. बिसाइड आपने बिल्कुल सही कहा, आर्सेनल, आई मीन बायर्न म्यूनिख जैसी टीम जो कि इतनी कंसेक्यूटिव विन्स के साथ आ रही थी. और ठीक है लुइस डियाज हिस्सा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि किस तरह का उनका एक गेम प्ले था ओवरऑल. तो अब ये डिबेट हो रही है कि आई पर्सनली थिंक राइट नाउ एट द मोमेंट आर्सेनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नॉट जस्ट इन यूरोप. बिकॉज अगर आप देखते हैं मुकाबला देखते हैं तो PSG और बायर्न म्यूनिख आते हैं उनके साथ, और वहाँ पे आर्सेनल की जो डिफेंसिव प्रोग्रेस है और जिस तरह की फुटबॉल वो खेल रहे हैं और जो स्क्वाड की एक डेप्थ है उसके साथ लग ये रहा है कि ये सीजन उनका सीजन नजर आ रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है आगे. बट फाइनली लग रहा है कि आर्सेनल और नेटफ्लिक्स ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं. It's not about the next season. It's not about. I think this could be the last season जो इनको कुछ देगा, और डेफिनेटली लग रहा है कि वो डेफिनेटली जीतेंगे. बिल्कुल सही. चलिए उसी के साथ साथ चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब, who's looking ready to go in green and green. Abdul Latif Dada boy sir, how are you? आप ठीक हैं? All well, thank you for having me. अल्तमश, बात सारी ये कि ठीक है आर्सेनल अभी इस वक्त they are flying, but it's not the first time that we have seen them flying in November. The trophies are not handed out in November, December. अभी हम देखेंगे मार्च अप्रैल में वो सस्टेन कर पाते हैं नहीं कर पाते. लाइकलीहुड ये है कि इस सीजन वो सक्सीड कर पाएंगे. उसकी वजह ये है कि जो स्क्वाड में डेप्थ है वो ऑल बेसिस आर कवर्ड. सो आई एम होपिंग कि आर्सेनल इस दफ़ा अपनी ट्रॉफी फाइनली अपने नाम करे, कोई बड़ी ट्रॉफी. बट अदर देन दैट स्लॉट के ऊपर क्रिटिसाइज करने से पहले माइकल एडवर्ड जो स्पोर्टिंग टीम है उनको अपने आप पे सवाल उठाना चाहिए, अपने आप को पहले सैक करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, थोड़ी शर्म खानी चाहिए. स्लॉट का क्या कसूर है आप मुझे बताएं. अनबैलेंस स्क्वाड के साथ भाई किसी को भी नजर आ रहा था, किसी कोई भी मतलब ले मैन नहीं बता सकता है कि लिवरपूल का जो स्क्वाड था इस सीजन जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो अनबैलेंस थी, अनफेयर थी, कहीं से भी टाइटल चैलेंजिंग वाली नहीं थी. कोई सेंटर बैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं, मिडफील्ड पे इन्वेस्टमेंट, टॉप हेवी स्क्वाड था. तो
तो भाई आप उन लोगों को रिजाइन करना चाहिए ना जिन्होंने ये स्क्वाड बनाया। आर्नी स्लॉट का क्या कसूर है इसके अंदर? मतलब ये नजर आ रहा था अल्तमश। क्या बात कर रहे हैं आप? म्यूजिक टू माय ईयर्स। नहीं मतलब आई और ऑनेस्टली ये तो आप बिलीव जुलाई दैट। से बात नहीं, कंसिस्टेंट बात आप जुलाई से कहते आ रहे हैं जी। कि जो इनका ट्रांसफर विंडो जिस पे सबने तालियां बजाई थी, बिल्कुल। आप तब से ये बात कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है ये। एग्जैक्टली तो मैं क्यों अब यहाँ पे सरप्राइज ऐड करूं और मैं आर्नी स्लॉट को यहाँ पे क्रिटिसाइज करूं? इट्स द सेम मैनेजर हु वन देम द टाइटल लास्ट सीजन तो आप ये कहना विद चाह रहे हैं मिनिमम स्लॉट की इन्वेस्टमेंट। कोई जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्लॉट का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं That is not स्लॉट fair, I नहीं। mean, अरे भाई अपनी लिवरपूल मर्जी का के players तो मांगे स्ट्रक्चर हैं। लिवरपूल का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। एक बहुत ही मिनिमम से है स्लॉट की। स्लॉट इज नॉट गोइंग आउट देयर एंड चूजिंग प्लेयर्स। वो सिर्फ बता सकते हैं इस पोजीशन पे मुझे प्लेयर just की a coach, रिक्वायरमेंट you है। meant. ही इज द कोच, ही इज नॉट द मैनेजर। एब्सोल्युटली आई बिलीव दैट। और जो भी पूरा रिन्यू किया है ना उन्होंने अपना स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर लिवरपूल ने, जहां पे माइकल एडवर्ड एज सीईओ आए हैं, उसके अंदर उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट सेट किया है जो ये डिसीजंस करता है ट्रांसफर विंडो की। तो उन सब के फैसले ये मतलब इसमें स्लॉट क्या करेगा बेचारा? लेकिन यूजुअली जब आप अपना इंट्रो शुरू करते हैं तो कई बात हट के लाते हैं। मुझे तो आप बताएंगे कि पोर्चुगल ने अंडर-17 वर्ल्ड कप जीत लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, उसके बाद लेकिन सारा गुस्सा आपने लिवरपूल पे निकाल नहीं दिया। मुझे तो वो उस्मान की जब मैंने बात सुनी वो स्लॉट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। आपसे मैंने रहा कहा नहीं कि गया। प्लेयर इतने महंगे अक्सर 450 उस्मान जो मिलियन कहते हैं काफी लोगों को उनसे रहा फिर नहीं जाता, वो जवाब देते नहीं हैं। 450 मिलियन की स्पेंडिंग के बाद 25 प्लेयर्स तो नहीं निकाल सकते ना। स्लॉट ही एक बंदा है जिसको वो करना Manage पड़ेगा लेकिन because लेकिन इनकी Yes. बात पे ये हाँ। दम जरूर है कि जहाँ जिसका फॉल्ट है हम उसको क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो सो रहे थे राइट। नॉर्मल पंडिट्स भी हैं, वो भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने रिक्रूटमेंट्स की हैं। ईसाक तो बस ईसाक ही चाहिए, यू नो। यहाँ पे आपने लुइस डियाज की आप फॉर्म देखें, वो कर क्या रहा है वहाँ पे जाके बिल्कुल। लैंड होते ही। I think Luis Diaz is the biggest miss. इनफैक्ट अब तो आप उसको मिस कर रहे हैं जो सऊदी चले गए आपके प्लेयर, लिवरपूल के प्लेयर। सादियो माने? नहीं, नॉट सादियो माने, तो यूरोबॉय डार्विन नूनेस, डार्विन नूनेस। नूनेस। बिल्कुल, अब तो लोग बिल्कुल। उनको मिस किया कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी बात पे जरा हाइलाइट्स देख लेते हैं, लिवरपूल वर्सेस पीएसवी आइंडहोवन, और उसके बाद आगे फर्दर इस मैच को और ओवरऑल लिवरपूल को और आइंडहोवन को भी डिस्कस करेंगे। लिवरपूल का डिफेंस इतना ज़्यादा लीकी हो सकता है कि अगर आप इस मैच के नंबर्स देखें तो दे डोंट मेक सेंस। लिवरपूल के पास पोजेशन ज़्यादा थी 67%। एक्सजी की बात करते हैं 2.50 लिवरपूल का एक्सजी था। टोटल शॉट्स की बात करते हैं, लिवरपूल हैड 27 शॉट्स कंपेयर टू जस्ट 9 बाय पीएसवी। अगर ऑन शॉट्स टारगेट की बात करते हैं तो वहाँ पे लिवरपूल के 10 थे कंपेयर टू 6 ऑफ आइंडहोवन। सो द डिफेंस हैज़ टू बी सो लीकी एंड सो बिलो पार। दैट्स द रीज़न वाई 4-1 की स्कोर लाइन से वो लिवरपूल जो है अपने होम पे हारता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात करना बहुत ज़रूरी है कि लिवरपूल जो है पिछले चैंपियंस लीग के अंदर भी वो लास्ट उनका मैच था, ऑल्दो वो क्वालिफाई कर चुके थे, वो आइंडहोवन से ही हारे थे। और ओवरऑल आर्ने स्लॉट जो हैं उनका बड़ा बुरा रिकॉर्ड है लिवरपूल वर्सेस आइंडहोवन ओवर हिज एंटायर करियर। अब वो पिछले 9 मैचेस में सिर्फ एक मैच जीते हैं इस टीम के खिलाफ। दिस इज बोगी टीम इज वेल। क्या कहेंगे उस्मान? जी अल्तमश, बिल्कुल जो स्टैट्स हैं वो तो बिल्कुल यही बात बता रहे हैं कि डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। कोनाटे लग ही नहीं रहे कि वो प्लेयर हैं। 2 दफ़ा 2 मिस्टेक्स ऐसी स्कूल बॉय मिस्टेक्स जिसको जो है ना मैं समझता हूँ कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वर्जिल वैन डाइक लीडरशिप नहीं वो जो हाथ से वो तो ऐसे लग रहा है बास्केटबॉल कह लें, बास्केटबॉल कभी आप सोच नहीं सकते 2018 से। और फिर वो बहस भी कर रहे हैं रेफरी के साथ। he is in part of the team and I don't know what he is doing. एक तो लैक ऑफ लीडरशिप की हम बात करेंगे कि हम देखते हैं जब कोनाटे एक मीम है कि वो दिखा रहे हैं कि वैन डाइक बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उसको लाखों शेयर हो चुका है कि वैन डाइक बास्केटबॉल खेल रहे हैं वर्सेस You can never expect this from Virgil van Dijk. I mean, world class defender, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा confident, जो उनका confidence है वो shake हुआ है। Mo Salah is not the same player. I think he lost his legs. Although he had a better performance in this match compared to the previous one, especially in the first half. Exactly, और I think इसकी एक वजह definitely हमने बात की full backs की। full backs are also struggling क्योंकि makeshift full back के अंदर Szoboszlai या Curtis Jones को लेके आ रहे हैं, Frimpong injured हैं, तो कोई भी signing जो है, जितनी भी साइनिंग्स की हैं वो पे ऑफ कर ही नहीं रही हैं। कर्कस लुक्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी प्लेयर कंपेयर टू बोर्नमथ डेज। अगर आप देखें कर्कस की जो परफॉर्मेंस थी, बेस्ट लेफ्ट बैक लास्ट ईयर एंड द वर्स्ट लेफ्ट बैक राइट नाउ। और ग्रावेनबर्ग जो कि बेस्ट प्लेयर थे पिछले सीजन मिडफील्ड के अंदर, वो प्लेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। मैकएलिस्टर नज़र नहीं आ रहे। द ओनली प्लेयर जिसको हम कह सकते हैं कि कोई एफर्ट कर रहा है वो Szoboszlai है, जिनका एक गोल भी आता है। 1-1 हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो टिल जो है गोल स्कोर करते हैं और 2-1 हो जाता है। लेकिन टुवर्ड्स द वेरी एंड जब 2-1 की स्कोर लाइन है
हम देखते थे कि लिवरपूल ने पिछले सीजन के अंदर कंसीड पहले नहीं किया, जिसकी वजह से वो डेफिनेटली उनको ओपन अप करना पड़ता है जिस अटैक करने के लिए, और वो और मुश्किल होता है कि काउंटर पे गोल आता है, और यही हो रहा था जब 2-1 की लीड थी। दे वर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, आपने सही कहा 27 शॉट्स और 9 शॉट्स ऑन टारगेट, हर लिहाज से 2.58 की XG, और उसके बाद फिर टूवर्ड्स द वेरी एंड 2 गोल आते हैं और स्कोर लाइन ये बता रही है 4-1। इट्स लाइक अ डिबैकल। आई मीन अ टीम लाइक लिवरपूल, they do not have any answers unfortunately. स्लॉट जो है वो बेसिकली, अब कोचिंग की अगर हम बात करें, ठीक है उनकी टीम सिलेक्शन में अगर नहीं है, मैं समझता हूँ उनकी राय का ज़रूर लिया होगा, लेकिन कोचिंग के अंदर भी ये चाहिए कि जैसे चैंपियंस लीग के अंदर उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया था, 4-4-2 खिलाया था जिसके अंदर एक बेहतर रिजल्ट आया था, क्यों नहीं वो ट्राई कर रहे, क्यों नहीं वो फॉर्मेशन को डिफरेंट फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, या कोई 3 मैन डिफेंस पे लाएं, गोल्स रोके, कोई तरीका करें। अपने पास अभी भी मैं समझता हूँ कि ऐसा स्क्वाड है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ईसाक की हम बात करते थे, कंपेयर करते थे हालान के साथ, इकेटीके का एक अच्छा स्टार्ट हुआ, वो भी थोड़ा स्लो डाउन कर गए, लेकिन अगर थोड़ी सी पोजीशंस को चेंज किया जाए, ऐसे मसला क्लॉप के साथ भी आया था 2018 के अंदर भी, और आई थिंक 2020 या 21 के सीज़न के अंदर, 21 के सीज़न में भी आया था। तो लेकिन क्लॉप ने बड़े तरीके से प्लेयर्स को चेंज, साला को एज अ स्ट्राइकर खिला रहे थे वो, और कुछ चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यही हो रहा है कि इकेटीके स्टार्ट कर रहे हैं तो इसाक बेंच पे है। क्यों नहीं हो सकता कि इकेटीके और इसाक जो है वो दोनों मेकशिफ्ट, मतलब एक आपस में जो एक स्ट्राइक पार्टनरशिप बनाए, हो सकता है कि कुछ उसमें बेहतरी हो, बट क्लियरली जितना प्रेशर है उसकी वजह से मैनेजर खुद भी जो है वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, वो प्रेशर की वजह से एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे। पिछले सीजन के अंदर आई थिंक मोस्ट ऑफ द गेम्स के अंदर हमने देखा एक ही स्क्वाड जो प्लेइंग 11 था वो कम बेश सेम था, रोटेशन इतनी नहीं थी। अभी क्राइसिस के टाइम पे भी रोटेशन वाला मामला नजर नहीं आ रहा, जबकि स्क्वाड है। क्यों नहीं गोमेस को चांस दिया जा रहा? राइट बैक पोजीशन पे गोमेस तो पहले भी खेलता था, तो ये थोड़े से मामलात हैं। ही हैज़ टू टर्न द टेबल्स, नहीं तो आई पर्सनली थिंक कहाँ जाएगी, मतलब अगर यूरोप के अंदर भी इफ दे कुड नॉट क्वालिफाई, या इवन दे अगर वो जो शुरू के मैचेस लिवरपूल आखिरी मिनट में नहीं जीतता है तो इस वक्त रेलीगेशन बैटल में होता है। मतलब और वो मैचेस भी ऐसा लग रहा है कि उस्मान ने पूरा एक घंटा हमें एनालिसिस इस बात का दे दिया है, बट इवन जो शुरू के जो मैचेस जीते हैं वो भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। वो जीत तो गए थे लेकिन क्वेश्चन पे बड़ा परफॉर्मेंस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड जीते और वो लकी रहे उसमें। बिल्कुल इंजरी टाइम के अंदर गोल्स आए थे, उस्मान सही कह रहे हैं, वो पॉइंट्स भी नहीं आते तो फिर तो रेलीगेशन बैटल होता। लेकिन अदरवाइज इस मैच के अंदर तो खैर थोड़े अनफॉर्चुनेट यूँ रहे कि इकेटीके को भी इंजरी हो जाती है, उनको पर रिप्लेस किया जाता है इसाक से। इसाक के उसको आइसैक भी कहा जाता है ईसैक भी कहा जाता है उसको। लेकिन ये है, उसके अलावा ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कुनाटे अगेन वो जो गोल था टिल का, उसके अंदर इट वाज हिज एरर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। साला ने भी एक गोल के लिए बॉल लूज की थी, फिर वो प्लेयर को एक मौका मिल गया था लेफ्ट साइड से घुसने का। कर्कस अगेन वाज स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द गेम, ही डिडंट रियली कंट्रीब्यूट मच। सैबोस्लाई का जो गोल था वो कोडी गैप्को का शॉट था, वहाँ से रिबाउंड आके आई, सैबोस्लाई गॉट द गोल। Other than that, ultimately, all areas of the pitch, obviously they are struggling, not just in this game. Weekend के ऊपर भी हमने देखा था जिस तरीके से नॉटिंघम फॉरेस्ट से वो हारे थे। It is in shambles. जो गोमेज की नॉटिंघम फॉरेस्ट की आपने बात की जी, Who would have thought कि शॉन डाइश की टीम गोल स्कोर करके मैचेस जीतेगी। कल जैसे मैल्मो को हराया है उन्होंने, बिल्कुल 3-0 गोल स्कोर करके हरा रहे हैं, Absolutely. डिफेंसिवली नहीं कि उनको शट आउट कर रहे हैं। Because he has now better players who are playing capable of playing good football, तो शॉन डाइश उनको खेलने का मौका दे रहे हैं। चेंज किए अकॉर्डिंग टू द प्लेयर। सॉरी मैं डाइवर्ट कर गया। आपने नॉटिंघम की बात की तो मैं हंसी निकल आई। मैल्मो के अगेंस्ट जो वो मैच था कल रात को, इट वाज 1970 के अंदर एक यूरोपियन फाइनल था, नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस मैल्मो, जो नॉटिंघम फॉरेस्ट उस वक्त भी जीता था और ये कल भी जीता मैच, तो उसमें भी बड़ी यादें ताज़ा हो गई थी। लेकिन अल्तमश मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि जर्गन क्लॉप का एक जो बुरा सीजन आया था जहाँ पे मिडफील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी थी, फिर उन्होंने अगले समर विंडो के अंदर मिडफील्ड को रिकंस्ट्रक्ट किया था जहाँ पे सैबोस्लाई को और मैकएलिस्टर को खरीदा था उन्होंने, लेकिन उससे पिछले सीजन 8th फिनिश किया था और बहुत पुअर फॉर्म था उस सीजन के दौरान, लेकिन द बोर्ड स्टक विद हिम। आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पे स्लॉट की उस किस्म की गुडविल क्रिएट हो गई है कि अगर कि इस सीजन वो थोड़ा फर्स्ट हाफ के 7th 8th 9th फिनिश करते हैं तो शायद उनको मौका दिया जाएगा कि सीजन कंप्लीट करने का, शायद उनको सैक कर दिया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स में अभी से ही बातें शुरू हो गई हैं कि मे बी जेरार्ड को इंटरिम कोच बन के आए वो इस सीजन और टिल द एंड ऑफ द सीजन।
what kind of a decision would that be given Gerrard खुद कहीं पर भी successful नहीं हो पाए रेंजर्स के अलावा? Absolutely. तो मैं तो इस डिसीजन के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, बट लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स अभी से आनी शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि अगर वेस्ट हैम यूनाइटेड से इस हार जाते हैं वीकेंड के ऊपर तो शायद सैकिंग बन जाए. एंड गिवन द फैक्ट कि वेस्ट हैम जो है पिछले महीने मतलब नवंबर अब एंड ही हो रहा है, it's been the best performing team in this month. They are collecting points now. I mean, they are regrouping and they're collecting points. It's going to be very tough now to play against West Ham. भाई दोनों वेस्ट हैम और नॉटिंघम फॉरेस्ट आर आउट ऑफ द रेलिगेशन जोन नाउ. मतलब ये देखे ना, I think most of the teams they know how to deal with this Liverpool team. वो उस तरह की प्रेसिंग नहीं है, वो लॉन्ग बॉल्स पे गोल कंसीड कर रहे हैं. कुनाटे को टारगेट किया जा रहा है, कर्कस को टारगेट किया जा रहा है. वो भी लतीफ ने कहा था 3 शो पहले कि स्लॉट ने खुद ने बोल दिया कि हम लॉन्ग बॉल्स लोग खेल रहे हैं हमारे खिलाफ. I think प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था. बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं. उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दे दिया था ऑपोजिशन मैनेजर्स को कि भाई ये हमारी वीकनेस है, तुम सबने इस तरीके से खेलना है हमारे खिलाफ और जीत जाओगे. तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भी अपना वो मतलब बौखला गए हैं थोड़े से स्लॉट. मतलब यहाँ पे भी मुझे फील हुआ कि कल भी मैच जो परसों जो मैच के बाद एक जो पोस्ट गेम इंटरव्यू था उसके अंदर उनकी जो शक्ल उतरी हुई थी, शक्ल से लग रहा था कि इज रियली स्ट्रगलिंग. तो जाहिर बात है लिवरपूल जैसा क्लब जिस पे अब इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जितना उनका फैन बेस पिछले 5 सालों में बढ़ा है, जितनी एक्सपेक्टेशंस और खुद उन्होंने एक्सपेक्टेशंस और आगे कर दी प्रीमियरशिप जीत के लास्ट सीजन, तो जाहिर बात है और क्या हो सकता है. बट एक मैनेजर जिनके साथ उनके बोर्ड ने स्टिक किया और अब लग रहा है कि वो रिजल्ट्स लाने वाले हैं इस सीजन, चाहे वो प्रीमियर लीग हो चाहे वो चैंपियंस लीग हो, नॉट पुटिंग अ फुट रॉन्ग एनीवेयर ऑन द फुटबॉल पिच एंड आउटसाइड एज वेल. हम बात कर रहे हैं आर्सेनल की. इस मिड वीक मुकाबला होता है आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख के दरमियान. बात यही हो रही थी द टू ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप गोइंग अप अगेंस्ट ईच अदर. आर्सेनल कमिंग आउट ऑन टॉप. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच फर्दर. बड़ा अच्छा गोल था ये एंड में मार्टिनेली का. और इसी मिड वीक में जो चैंपियंस लीग के काफ़ी अच्छे गोल्स हमें नज़र आए, स्पेशली ओबामेयांग का जो मार्सेई से अब खेल रहे हैं, उनका जो गोल था वो बिल्कुल कोने से वो गोलकीपर को अपने लाइन पे बीट करते हैं. बेहतरीन वो गोल था. बट एनी हाउ गोइंग ऑफ टॉपिक, इस मैच के अंदर जो है आर्सेनल 3-1 के स्कोर लाइन से बायर्न को हराते हैं. सरप्राइजिंगली बायर्न की इस मैच में XG जो है वो बहुत कम थी, गिवन द फैक्ट कि इट्स अ वेरी अटैकिंग टीम एज वेल. बट आर्सेनल नॉट पुटिंग अ स्टेप रॉन्ग एनीवेयर, गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. कैसे देखते हैं उस्मान आप? इस मैच में भी लुइस डियाज की कमी ऑनेस्टली फील हुई है बायर्न म्यूनिख को. उनका एक वंडर गोल हमने देखा पिछले मैच के अंदर जो उन्होंने किया, और रेड कार्ड होने की वजह से जो है वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे. लेकिन कार्ल जो इनकी रिप्लेसमेंट है, जिनको कहते हैं कि जर्मन वंडर किड है, 17 साल के हैं, youngest to have 2 consecutive goals in a Champions League. Exactly, what a talent. जर्मनी बड़े अरसे के बाद एक और फ्लोरियन वर्ड्स की भी बात करते थे, लेकिन अभी हम बात नहीं करें, कार्ल की बात करते हैं. कार्ल सपोज टू बी नेक्स्ट बिग थिंग, दे से इट. बट मैच की अगर हम बात करें, एक तो किमिक ने ये बोला था कि आर्सेनल जो है वो दे आर नॉट एज गुड एज PSG, विच आई कम्प्लीटली डिफर, क्योंकि PSG जो थी वो तो बायर्न म्यूनिख से हार गई थी और आर्सेनल अपना फ्लॉलेस रिकॉर्ड है. कहते हैं जी ये सेट पीसेस पे गोल करते हैं, राइटली सो. दे हैव अपने आप को स्पेशलाइज ऐसा किया सेट पीसेस पे. पहला गोल सेट पीस से ही आया. आई थिंक दे हैव मास्टर्ड द ट्रिक नाउ. Yes. और हर मैच के अंदर हम देखते हैं, और अगर कोई टीम प्रेस कर रही है, जैसे बायर्न म्यूनिख प्रेसिंग टीम है, तो वो लॉन्ग बॉल से फिर आर्सेनल उसकी जो प्लान बी है वो फौरन अपनी जो है ना गेम प्ले को चेंज करते हैं वो, और फिर उसके बाद वो करते हैं. उसके बाद जो है हम देखते हैं कि उनकी तरफ से गोल आता है. और क्या टैलेंट, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आर्टेटा ने कि इस सीजन उन्होंने एक स्पॉट पे 2 से 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स डाल दिए हैं. स्क्वाड डेप्थ इतनी ज़्यादा है. अगर जैसे पिछले सीजन जनवरी में इंजरीज का इशू था, तो उसके बाद हमने देखा कि आर्सेनल ने स्ट्रगल किया, पॉइंट्स लूज किए. इस सीजन उनके पास कोई ना एक्सक्यूज़ है, और ना मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह क्राइसिस आएगा. और आप ये देखिए, इवन मिकेल मेरेनो जो मिडफील्डर हैं, वो एज अ स्ट्राइकर उन्होंने पहले स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करते हैं. टोसार्ड टीम का हिस्सा है. उसके बावजूद जो है हमने देखी स्कोर लाइन क्या हुई, और फिर आखिर में मार्टिनेली यही किए जा रहे हैं. सुपर सब आते हैं और उसके बाद क्या वंडर अमेजिंग गोल्स वो स्कोर कर रहे हैं. मैं तो समझता हूँ उनको स्टार्ट करना चाहिए. सो एट द मोमेंट डिफेंसिवली भी बहुत उन्होंने टाइट रखा हुआ है. अटैकिंगली मुझे स्टिल नवंबर दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आई मीन ये पीरियड है, लेकिन आई पर्सनली थिंक दिस इज द सीजन एंड दे नो दे हैव ऑल द weapons to actually fight this war. Absolutely. मडुइकी ने भी पहले अपना गोल कर दिया, वो भी चैंपियंस लीग के अंदर. जी लतीफ. बिल्कुल.
अल्तमिश पहला हाफ जो था उसके अंदर उनकी स्ट्रैटेजी आर्सेनल की यही थी कि भाई हम कम से कम पोजेशन रखें. दे हैड 37% पोजेशन व्हिच इज द लोवेस्ट सिंस जनवरी 2022 व्हिच वाज अगेंस्ट लिवरपूल. और दे वर जस्ट रिलाइंग ऑन दैट सेट पीस गोल. वो गोल आता है फिर सेकंड हाफ में गेम चेंज होती है. ऑब्वियसली जो फर्स्ट हाफ में मैडुएके ट्रोसार्ड की जगह आए थे बिकॉज ट्रोसार्ड इंजर हो गया था. कोई फर्क ही नहीं पड़ा. इंजरीज डू नॉट बॉदर आर्सेनल एट ऑल. इनफैक्ट ऑन द इंजरी फ्रंट द गुड न्यूज वाज के ओडेगार्ड की वापसी हमें इस मैच में देखने को मिली. ही केम ऑफ द बेंच एज वेल. ही गॉट अ फ्यू मिनट्स. मे बी ही कैन स्टार्ट अगेंस्ट चेल्सी. वी विल सी. बट इस गेम के अंदर अल्टीमेट सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशंस मेड अ ह्यूज डिफरेंस. मैडुएके आते हैं, कैलाफियोरी आते हैं. बिकॉज लुइस स्केली जो थे इसमें एक बड़ी अपेरेंट वीकनेस थी आर्सेनल की बिकॉज उनकी पोजिशनिंग बहुत पुअर थी लुइस स्केली की. एंड जो पहला गोल भी जो आता है काल का उसके अंदर घनाबरी थे वो जो लुइस स्केली के विंग से ही वो घुसे थे अंदर और उन्होंने उसको काल को बॉल क्रॉस करके दी थी. उसके अलावा बड़ा टारगेट किया था उस विंग को इन्होंने बिकॉज हमने काल का और हमने एक और प्लेयर का भी शॉट वहां से नैरोली वाइड हो गया था बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई यही वीकेस्ट लेंगे, इसी को टारगेट करो. फिर जब कैलाफियोरी आते हैं उनका हमने लेफ्ट साइड से ऑब्वियसली थोड़े स्ट्रेंथन हुए. वो उनकी पोजिशनिंग बेहतर थी और जो अटैकिंग रन था उनका जो उन्होंने क्रॉस दिया मैडुएके को तो मतलब इवन असिस्ट भी करते हैं कैलाफियोरी. तो वो मतलब एक ऑब्वियसली बड़ी पॉजिटिव बात थी. उसके बाद जो मार्टिनेली आते हैं तो मार्टिनेली और जो इस किस्म के जो अटैकिंग विंगर सेकंड हाफ में आते हैं उनको आर्टेटा ने नाम दिया फिनिशर्स का. तो उन्होंने आके लिटरली गेम फिनिश कर दिया. और हालांकि साका की जगह अल्तमिश हम सोच भी नहीं सकते थे इससे पहले कि एक मैच जब आप विनिंग पोजीशन में ना हो और साका जो उनका मेन प्लेयर है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए. इससे पहले कभी होता नहीं था. लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस है आर्टेटा को अपने स्क्वाड के अंदर कि वो साका को भी ऑफ कर देते हैं और उसके बाद वो आते हैं उनकी जगह और वो मार्टिनेली स्कोर करते हैं. अच्छा, केन इस गेम के अंदर अल्तमिश ही हैड नो शॉट्स at all because वो अगेंस्ट सलीबा और मस्कुएरा जो हैं he was so डोमिनेट किया था उन डिफेंडर्स ने उसको कि उसको जगह ही नहीं आगे मिली थी. वो इतना बेचारा डीप जाके बॉल्स कलेक्ट कर रहा था और मिडफील्ड से पासेस निकालने की कोशिश कर रहा था. जुबमेंडी और राइस तो मैच मेड इन हेवन. राइस हैड द मोस्ट टचेस इन दिस गेम फॉर आर्सेनल. 66 टचेस थे, 66 पासेस थे, सॉरी नॉट टचेस, पासेस थे, फॉरवर्ड पासेस थे उनके. तो और ड्राइविंग रन्स थे. ही वाज मतलब रनिंग विद द बॉल, टेकिंग द टीम फॉरवर्ड. बहुत जबरदस्त राइस की परफॉर्मेंस थी. आर्सेनल ओवरऑल मतलब हार्डली एनी वीकनेस. ऑन द अदर हैंड बायर्न म्यूनिख के काफी प्लेयर्स इस गेम के अंदर क्लिक नहीं किए और मतलब अभी नजर आ रहे हैं कि इन्होंने जो कार्ल की बात की बिंग द यंगेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव जो है वो गोल्स कर चुके हैं चैंपियंस लीग के अंदर. नॉयर के द मोस्ट एरर्स ही इज कमिटेड हैज बीन वर्सेस आर्सेनल और उनके अब 4 चैंपियंस लीग के अंदर जो है एरर्स हो चुके हैं. आपने देखा कि इस मैच के अंदर भी जो उनके परफॉर्मेंस थी एब्सोल्युटली वो मतलब वो जो स्वीपर कीपर का जो उनका रोल है वो आगे से भागते हुए आया और मार्टिनेली ने इतनी शानदार तरीके से उसको बॉल साइड से ही निकाली और फिर वो इजी टैप इन था उनके लिए. बिल्कुल सही बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एक और इंग्लिश टीम की बात करेंगे, चेल्सी. जिस तरह से उन्होंने स्टैमफोर्ड ब्रिज पे बार्सिलोना को बिल्कुल वो आउट क्लास करते हैं. जरा अब इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करेंगे. 3-0 के स्कोर लाइन से जो है चेल्सी हराता है बार्सा को. याद रहे कि इसमें 3 गोल चेल्सी के डिसअलाउ भी हुए थे जो काफ़ी नज़दीक भी छो थे. क्या स्कोर लाइन होती और ये बात समझ में नहीं आ रही फॉर अ टीम विच इज़ नोन फॉर प्लेइंग वेरी हाई लाइन फुटबॉल. जितना वो अटैक करते हैं यहाँ पे उनकी XG वाज जस्ट 0.79. शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, ओवरऑल शॉट्स की बात करते हैं, एवरीथिंग लेस कंपेयर्ड टू चेल्सी. यहाँ पे हुआ क्या बार्सा को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 24 मैचेस दे डिड नॉट स्कोर. एंड ये हैंसी फ्लिक के करियर का पहला मैच था जिसमें उनकी किसी भी साइड ने चैंपियंस लीग के अंदर गोल नहीं स्कोर किया हो. और जहाँ पे बात हो रही थी एस्तावियो वर्सेस लमीन यमाल, 2 यंगस्टर्स की बात हो रही थी, वाज एस्तावियो शो ऑल द वे? एग्जैक्टली. बार्सिलोना सबसे पहले तो दे आर नॉट रेडी फॉर यूरोप. जो दे आर स्टिल बीइंग कंपेटिटिव इन ला लीगा बिकॉज रियल की जो फॉर्म है वो काफ़ी टॉपसी टर्वी है. अदरवाइज दे आर नॉट रेडी एट ऑल फॉर इस सीज़न के अंदर जो परफॉर्मेंसेस भी आ रही है उससे भी लग रहा है. तो एक तो बेसिकली हम देखते हैं कि अरूहो जो डिफेंस में डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रेड कार्ड आ जाता है. तो काफ़ी हद तक तो वैसी हाई लाइन फुटबॉल है इतनी और उसके बाद फिर आप यू आर प्लेइंग विद 10 मैन तो यू कैन एक्सपेक्ट. और चेल्सी अपनी फॉर्म पकड़ रहा है बेसिकली. पहला गोल चेल्सी का आता है, उसके बाद डेफिनेटली एस्तेवाओ, व्हाट अ साइनिंग. 2022 में बार्सिलोना ने पूरी कोशिश की एस्तेवाओ को साइन करने के लिए और जो है उनके पास फंड्स नहीं थे और चेल्सी की किस्मत अच्छी थी. तो कहते ये हैं कि एस्तेवाओ नेमार के बाद पहले ऐसा प्रोडक्ट, ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट है जो नेमार के बाद या नेमार की तरह का जो एक प्रॉस्पेक्ट मिला है. और आई थिंक हमने देखा कि
बड़े बड़े मैचेस के अंदर एस्टेवो की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। लिवरपूल के अगेंस्ट जो गोल था बिल्कुल टुवर्ड्स द वेरी एंड, इवन जिस तरह से वो अभी खेल रहे हैं, तो आई थिंक ये तो है। डिलैप की वापसी होती है, वो भी स्कोर कर लेते हैं, इवन दो उनका एक सीज़न थोड़ा सा अजीब सा गुजरा इंजरीज़ की वजह से भी, कुछ और इश्यूज़ की वजह से भी। बट आई थिंक चेल्सी ने सही मोमेंटम पकड़ा है, देयर साइनिंग्स आर एक्चुअली पेइंग ऑफ। और देखा जाए काइसेडो और जेम्स रीस राइट बैक पे भी बहुत अच्छे जब भी खेलते हैं परफॉर्म करते हैं, और फिर मिडफील्ड में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। आई थिंक ही इज प्रॉब्ली द स्टार ऑफ द मैच। उनके एक असिस्ट भी था, और जिस तरह से वो काइसेडो के साथ मिडफील्ड को टोटल डोमिनेट करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। बार्सिलोना नीड्स टू फिक्स देमसेल्व्स, क्योंकि अगर वो यूरोप को देख रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए मामलात मुझे बहुत आगे जाते नज़र नहीं आते। then probably La Liga would be the only chance they have got to actually compete. अल्तमश आपने सही कहा, यूरोप के अंडर 24 गेम्स के बाद इनका एक स्कोरलेस मैच हुआ है, लेकिन ला लीगा को भी अगर आप इंक्लूड करें और कोपा को भी आप इंक्लूड करें, 53 गेम्स हो चुकी हैं कि उसके बाद एक ऐसा गेम हो जहां पे उन्होंने एक गोल स्कोर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात थी कि इतनी प्रॉपरली आउट प्ले किया है बार्सिलोना ने। लाइक फुल क्रेडिट टू एंजो मरेस्का जिस किस्म की, क्योंकि देखिए हाँ, एंजो मरेस्का के पास की क्रेडिट यूं जाता है कि सबको पहले से ही बच्चे को भी पता है कि भाई बार्सिलोना की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। एक ही उनकी टैक्टिक होती है कि वो हाई लाइन खेलते हैं, और इस हाई लाइन के साथ अगर आप प्रेस ना करो तो फिर यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। सिंपल सी बात है, दे वर जस्ट नॉट अलाउड टू प्रेस बिकॉज काउंटर प्रेस इतना स्ट्रॉन्ग था चेल्सी का। चेल्सी इतना चढ़ के खेल रहा था, एंड बार्सिलोना को आउटप्ले इसलिए भी करने की एक रीजन ये था कि जो पेस और जो इंटेंसिटी थी, it is much more higher than what Barcelona is used to in La Liga and in and versus against other European teams as well. Because Chelsea, मुझे इस गेम ने उस मैच की याद दिला दी जो क्लब वर्ल्ड कप जो फाइनल था अगेंस्ट PSG, जो चेल्सी 3-0 जीता था। मतलब इट वाज द सेम स्टाइल, द सेम काइंड ऑफ पेस एंड इंटेंसिटी, बट विद 11 प्लेयर्स। इवन 44th मिनट पे वो रेड कार्ड आता है, पहला उनको डिसेंट की वजह से येलो कार्ड मिला, फिर उन्होंने वो रेकलेस चैलेंज किया, उसके बाद रेड कार्ड मिल गया। तो मतलब कुंडे, आई मीन ये जो अरुओ हैं, मतलब ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स टू बी ब्लेम्ड। लेकिन वो जो पहला गोल भी आता है, मतलब इट वाज वेरी कॉमिकल ओन गोल जो कुंडे की तरफ से हुआ था, वो कुकुरेला का जो क्रॉस था उसके अंदर। उसके अलावा यमाल को कुछ अच्छा टैक्टिकली इतना शार्प उसने खेला कुकुरेला ने। उसने हमेशा कभी भी यमाल को अंदर आने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी बॉडी की पोजीशनिंग ऐसे रखती थी कि यमाल हैड नो चॉइस बट टू गो आउटसाइड जाके वो इतना इफेक्टिव रहा नहीं, बिकॉज ही इज ऑलवेज डेंजरस व्हेन ही गेट्स अ चांस टू कट इनसाइड एंड शूट। कुकुरेला मैनेज द सिचुएशन सो ब्रिलियंटली, एंड उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर पेड्रो नेटो, अच्छा ये एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे बात हो रही थी कि लियाम डेलाप शायद स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये मेरेस्का की टैक्टिक्स थी। उन्होंने 3 पेसिएस्ट प्लेयर्स जो चेल्सी के स्क्वाड में थे उनको आगे खिलाया, बिकॉज वो प्रेस भी करते और प्लस उनकी लीथल पेस है, गर्नाचो, पेड्रो नेटो एंड एस्टेवाओ। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था इट वाज फेनोमिनल। और एंजो फर्नांडिस को भी एक लाइसेंस दिया हुआ था कि टू अराइव लेट इन द बॉक्स, एंड ही डिड दैट टाइम एंड अगेन। एक पहले हाफ के अंदर एक गोल वो जो फोफाना को हैंडबॉल हो गया था, वो भी एक डिसअलाउ हुआ था उसका एंजो फर्नांडिस का। उसके अलावा एंजो फर्नांडिस का एक और ऑफसाइड की वजह से भी गोल डिसअलाउ हुआ था। A complete tactical masterclass from Enzo Fernandez, and full credit to Chelsea for defeating Barcelona. बिल्कुल, जहाँ पे बार्सिलोना डिफीट हुई वहाँ उनकी जो आर्च राइवल्स हैं रियल मैड्रिड, वो जीतते हैं ओलंपियाकोस, लेकिन यहाँ पे एम्बापे के जो हैं 4 गोल्स आते हैं। बट वाज द परफॉर्मेंस रियली वर्थ them celebrating and winning a match versus a team which is much lower in the pyramid compared to what Real Madrid is used to? नजर डालते हैं of the highlights between Olympiacos and Real Madrid, और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। 4-3 के स्कोर लाइन से रियाल जो है वो हराता है प्लेइंग अवे टू ओलंपियाकोस, लेकिन यहाँ पे उनकी पोजेशन ज़्यादा थी रियाल के पास। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल टोटल शॉट्स ऑन टारगेट एंड टोटल शॉट्स की, then ओलंपियाकोस had more compared to Real Madrid, which is very surprising to see against a team which is much lower compared to Real Madrid. कैसे देखते हैं आप एम्बापे के 4 गोल्स ऑब्वियसली, बट द परफॉर्मेंस ऑफ रियल मैड्रिड? क्लियरली इससे लग रहा है कि रियल मैड्रिड की जो करंट अप्रोच है, जो जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत वन डायमेंशनल है, डायरेक्ट फुटबॉल पर ज़्यादा इन्हिसार है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अगर ऑफ साइड लाइन को कोई ब्रेक कर सकता है सबसे बेस्ट तरीके से वो एम्बापे है। जो पेस है डिफेंडर को समझ ही नहीं आती बेसिकली वो, और वो आई थिंक प्रॉब्ली उन्होंने बड़ा प्रैक्टिस किया। उनके पास जो पेस है, हमने देखा है किस तरह से वो लेके जाते हैं और सिंगल हैंडेडली जो है वो गोल स्कोर करते हैं। नो डाउट उनकी प्रिसीजन और जो उनकी एक फिनिश है वो भी बहुत बेहतरीन है। और हमने देखा
तो समझ ये आ रहा है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इवन दो विनीसियस का एक असिस्ट थी, आर्दा गुलर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नाइस असिस्ट या पास आप कहें इसे। बिल्कुल, दैट वाज फिनोमिनल। Right लेकिन side से। जिस तरह की जो एक हमने पिछले एम्बापे के आने से पहले हमने देखा था कि पूरी टीम बेसिकली रियल मैड्रिड एंचेलोटी के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरी टीम स्कोर लाइन में होती थी, बेलिंगम भी कर रहे हैं जब नहीं था। अब थोड़ी सी वन डायमेंशनल फुटबॉल देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली जो डिफेंस है, ओलंपियाकोस जैसी टीम है, मैं नहीं समझता कि 3 गोल कंसीड आप जो म्यार है रियाल का उस पर वो कर जाएं। तो जो स्कोर लाइन है उसमें डेफिनेटली वो स्ट्रगल ज़रूर है, और वो एक वन डायमेंशनल एक अलोंसो की अप्रोच है। आई रियली होप कि थोड़ा सा बैलेंस तरीके से अटैक को फॉर्मिडेबल इस तरह से बनाए कि विनीसियस की तरफ से भी गोल्स आएँ, आर्दा गूलर भी हमें खेलते हुए नजर आए, स्कोर करते हुए नजर आए। तो नॉट जस्ट एम्बापे, बट वही एक ऑफ साइड लाइन का ट्रैप वो बड़े आसानी से वो कर लेते हैं, और उसके बाद बड़ा वो होता है, और डिफेंस को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज लग ये रहा है कि रियल मैड्रिड थोड़ा स्ट्रगल करेगा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, जैसा स्क्वाड है और जैसे चैंपियंस लीग में उनकी प्रोग्रेस रही है। बिल्कुल जी लेती। रमेश का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि डिफेंसिव इंजरी क्राइसिस जो चल रही है रियल मैड्रिड की, बिकॉज इस गेम के अंदर भी हमने असेंसियो करेरास को सेंटर बैक पे खेलते हुए देखा था, बिकॉज एक लंबी लिस्ट ऑफ सेंट्रल डिफेंडर्स है जो इंजर्ड है। मिलिटाओ हो गया, रूडिगर हो गया, अल्बा हो गया, देयर लाइक सो मेनी प्लेयर्स इंजर्ड, सो दे आर स्ट्रगलिंग दैट वे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, मैं अपडेट करूं, आज ही का इनफैक्ट डेविड ऑनस्टीन का एथलेटिक पे एक आर्टिकल आ गया है कि रियल मैड्रिड ने मना कर दिया कोनाटे को लेने से। वो इसलिए क्योंकि उनको फ्री में चाहिए, नहीं तो जनवरी में बेसिकली स्ट्रैटेजी वो फ्री में भी नहीं लेना चाह रहे कोनाटे को। हो सकता है मार्क गे को ले ले, अब हो सकता है मार्क गे को ले ले। तो आप अंदाजा लगाएं कि कोनाटे का लोग में स्टॉक कितना नीचे आ गया, बिकॉज उनकी अब तो ये लग रहा है कि शायद फ्रांस की टीम के लिए भी शायद एलिजिबल ना हो, जो कैप्टन बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा इस गेम के अंदर ऑब्वियसली जो 4 गोल एम्बापे के आते हैं, उससे बेस्ट बात ये थी कि विनीसियस की 2 असिस्ट थी, एक गोल डिसअलाउ हुआ था विनीसियस का, एंड जो सेकंड हाफ के अंदर जो कमबैक हुआ था ओलंपियाकोस का, वो जो क्रॉसेस बॉक्स के अंदर डाल रहे थे, और ऑब्वियसली जो एक सेंटर बैक पेयरिंग थी, इट जस्ट कुड नॉट कोप अप विद दोस क्रॉसेस, और बॉक्स के अंदर क्रॉसेस आते रहे और वो गोल्स करती रही ओलंपियाकोस, और एंड में काफी प्रेशर हो गया था रियल मैड्रिड के ऊपर। लेकिन इस इंजरी क्राइसिस के बाद मैं समझता हूं कि दे गॉट द 3 पॉइंट्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब दे वोंट रियली माइंड दैट, बिकॉज कमिंग इनटू दिस गेम उनका जो फॉर्म था, उन्होंने ड्रॉ किया था रियल वायोकानो के अगेंस्ट ऑन द वीकेंड, उससे पहले एल्चे के साथ भी ड्रॉ किया था, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आगे। आई मीन क्योंकि हमें पता है आगे जाके रियल मैड्रिड ऐसे परफॉर्म नहीं करेगी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंजरी क्राइसिस आई फील। ओके, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे आपसे कुछ देर पहले वी हैड अ चैट विद द सीनियर फुटबॉल राइटर फ्रॉम द एथलेटिक डंकन अलेक्जेंडर। हम सब उनके स्टैट्स को बड़ा एंजॉय करते हैं। वी डिस्कस द मिड वीक मैचेस विद हिम, स्पेशली लिवरपूल एंड आर्सेनल। आए आपके साथ भी वो गुफ्तगू शेयर करते हैं। Good morning, Duncan. Hope you're well. Thank you so much for making time for us, as always. Hello. Yeah, all good, thank you. Great stuff. Now, Liverpool, who would have thought that they will be starting off this season the way they have and the amount of losses they've faced so far? What do you make of their matches so far and the way they've been losing? Do you see any way of them coming back? Good question. I think they will obviously improve slightly, but I think they're out of the title race now, which I think no one really saw coming after they won the first 5. But if you looked at some of the numbers, the underlying numbers, they were, fairly fortunate to win some of those games. Obviously, people can remember that there were a lot of last-minute winners, which can hide some issues within a team. I think, they kind of just need to get back to basics. Really, I think away to West Ham this weekend is a chance to do that. But West Ham, one of the most improved sides this month, won 2 and drawn 1 in November. So, yeah, it's another tricky game for them. And, they're defensively, they're just so open at the moment. And that's costing them time and again. Absolutely. You mentioned defense. Any other places where you think the problem lies with Liverpool, especially the form of Mohamed Salah, like it keeps on being highlighted in the media as well? Where do you think the problem lies, given the fact they were one of the highest spenders in the transfer window as well? Yeah, I think we're seeing I think the loss of Trent Alexander-Arnold is bigger than we thought in terms of connecting the team, in terms of crossfield balls, which open up the left-hand side. And then obviously the combinations with Salah on the right. So, I mean, in the Champions League game this week, they did play a little bit more with Szoboszlai there, linking up with him, with Salah, which helps. I think played probably his best 45 minutes for a while.
But yeah, they're missing Luis Diaz as well on the left. I think he offered, a lot of a lot of running and a lot of kind of positional stuff that really helped the team and could play centre forward at times as well. I mean, not signing a central defender was a big issue as well, and whether they bring Joe Gomez into the team this weekend, although he's been recovering from injury for quite a long time. So yeah, it's even goalkeeper. Allison has been a great keeper for a long time, but he does miss a lot of games with injury and illness. So yeah, it's kind of like I feel sorry for Arne Slot because it's not like a specific issue he can really focus on, but there's problems, throughout the team, and he's got to integrate all these new signings, which cost a lot of money, some of which play the same position. So it's yeah, it's not easy, but yeah, we'll see how he gets on. Do you see him staying at the club anytime for foreseeable future? I think he probably will, but he does need some wins. If Liverpool lose their next 2, 3 games, he's in big trouble. So yeah, it's kind of obvious, but it is sort of result dependent. But for a manager of a team who are the reigning champions, that seems unlikely. Although we saw Chelsea in 2015-16 with defending champions, and Mourinho had gone by Christmas. So it's not unheard of, and ultimately football is a results business. Absolutely. And in contrast, if we can speak of Arsenal, and as you mentioned before we started this chat, you were there at the midweek game as well, winning all their matches, top of Europe right now, and in the Premier League as well. How do you see the way they've played so far in this season? And could this be their year? I think it certainly feels like that. They've got that energy of a team who have, obviously finished finished second for 3 seasons in a row, but have stepped up again this season. And I think just the depth of their squad now. You saw in the game on Wednesday against Bayern, they brought on Madueke, he scored, Calafiori assisted him, Martinelli scored the third goal, he came on as a sub. They've got, obviously Havertz, Gyökeres, Gabriel Jesus to come back. Odegaard came back in that game as well. So they do have the depth. I think they're kind of testament as well to what happens when you have a good manager and you believe in him and give him time, because I think Arteta is kind of coaching them to a level that is probably does make them the best team in the world at the moment. They're out of possession stuff. Bayern are a really strong team. We're unbeaten this season, scoring a lot of goals, and they have obviously they scored one goal, but that was pretty much their only chance of the whole game. And I think Arsenal's ability to combine defensive play with sort of slowly evolving attacking play this season puts them in an incredibly strong position. Obviously, a big game this weekend for them, but if they can come through that, I think they're really in a really very strong position. Absolutely. I was just going to come to the game you just mentioned, Chelsea versus Arsenal, the Northwest London derby. How important is this game in significance of what Arsenal are looking for to achieve this season? And given the fact that Chelsea are coming off a big win as well midweek, how do you see this game playing out? It's a fascinating game because Chelsea are technically challengers because they're second. I think they're probably not the second best team in the Premier League, but they do have a lot of potential. We saw against Barcelona. I think crucially they've got a squad now that really buys into what Enzo Maresca's doing and asking of them. I think they're a long way behind Arsenal in terms of their evolution, but if you look at teams that could cause Arsenal problems, then they're definitely up there. So I think it's a fascinating game. I think given the situation in the league and given how Manchester City is still a bit flawed and are bound to drop more points, I think a draw in this game would be fine for Arsenal. I mean, obviously they'd like to win it and maybe stretch the lead at the top even further, but they're just in a very good position right now. But yeah, I think it's really interesting. Obviously Estevao had a great game. They've got a lot of very exciting players, Chelsea. I think the Caicedo, Fernandes in midfield is really good. And they've had issues as well with injury, but they've got, João Pedro back and Liam Delap back now. So yeah, we seem to be in that period of the season where there's a really kind of big, important game every week. So yeah, really enjoying it. Absolutely. All to look forward for this match as well. And lastly, Duncan, we all look forward to this one. A special Duncan stat for all our viewers.
Yeah, well, some people might have seen this one already, but it's a good one, so I'll repeat it, which is essentially, obviously the narrative this season with Arsenal has been their set piece team and, corners and la la la. And yes, they did score from a corner against Bayern midweek, but they've actually scored more open play goals in November than any other Premier League team. So, yeah, they've got many strings to their bow, as I'm sure other Premier League teams will discover in the next few weeks. Really glad to hear that one. In fact, yes, the amount of noise around how much they score from set pieces, given the fact now, as you mentioned, they've scored actually the most out of all the teams from open play this November. So good to hear that as well. But Duncan, thank you so much. Thank you. Great to chat. Talking to you. All the best. Thank you so much. ये थे दी एथलेटिक के सीनियर फुटबॉल राइटर डंकन अलेक्जेंडर एंड बड़ा अच्छा स्टार्ट बताते हुए गए कि ऑल्दो आर्सेनल इज द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट फ्रॉम ओपन प्ले although in November they've been highest number of goals scored by them from open play as well. तो वो उस चीज़ को भी जो है वो shatter कर रहे हैं and unfortunately we have run out of time. लेकिन very quickly Chelsea Arsenal किसको देख रहे हैं आप? There is no team I believe जो कि इस वक्त आर्सेनल की जो करंट फॉर्म है उसको रोक सके. So you went with Arsenal. अटैक नहीं, but और वाकई डंकन ने सही कहा है. If there's any team जो आर्सेनल के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकती है right now at the moment, that's Chelsea. बिल्कुल सही है. क्या देखते हैं? मुझे लग रहा है एटलीस्ट ड्रॉ निकाल लेगी चेल्सी. सो आई सी अ ड्रॉ बिटवीन आर्सेनल एंड Perfect. I hope ठीक है. Thank you so much. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे ऑफ एयर. लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया. Thank you for being with us. इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे मंडे को. तब तक अपना बड़ा ख्याल रखें. टेक केयर. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.